हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग जारी रख रहे होंगे और अपना भविष्य को शुभकामना दे रहे होंगे और आने वाला जो चुनौतियाँ उसका सामना करने के लिए आप उसके प्रति सजग हैं, तैयार हैं। तो क्लास 10 के लिए मैंने श्रम विभाजन जाति प्रथा लाया, जो इसका किताब है गोधोली, जो आप लोग कही है। इसमें गद्य खंड भी है और काव्य खंड है। तो हमने सोचा कि पहले गद्य खंड को पहला चैप्टर पढ़ा दूं और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काव्य खंड। उसी प्रकार के सारा चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग क्या करूंगा, मैं समाप्त करूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में पूरा तरह से बने रहिए और आप लोग बुक को, ये बुक है आपका गोधूली, इसको आप लोग निकाल लीजिए। गोधूली, ठीक है, कक्षा 10 के लिए भाग 2 है, ये आप लोग के पास है तो इसको निकाल लीजिए, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन हम रीडिंग करेंगे। अब आप लोग इस चीज को देखिएगा और समझिएगा हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है रियल में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और जितना हो सके आप शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा होता है क्या। श्रम, श्रम मतलब होता है काम, ठीक है। विभाजन मतलब होता है बंटवारा यानी बांटना, ठीक है। जाति प्रथा आप लोग सुनते होंगे दहेज प्रथा, उसी प्रकार का जाति प्रथा था। जाति प्रथा में भी कई प्रकार का जातियां आती उसके अंदर भी ये बहुत ही पुराने कह सकते हैं समय की बात है, जब हम लोग का जाति का विभाजन किया गया था। जाति का अनुसार नौकरी दिया जाता था, जाति से भेदभाव किया जाता था, जाति से छुआछात किया जाता था। समझ रहे बात को? तो जितना भी ये हमारे थे बुराइयां और ये बेकार सी बातें होती थी, उसका निवारण करने आए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उनका कह सकते हैं इनका लेखक, तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। ठीक है, याद रखिएगा इनका, ये आपको याद रखिएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ये कैसा विद्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। क्वेश्चन पूछता है यहां से, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसा विद्या है? तो एक निबंध विद्या। इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। समझ गए? चलिए हम लोग आगे इसको बारे में पढ़ते, पहले हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग परिचय पढ़ेंगे इनका, ये रियल में थे क्या और ये क्या हमारे भारत के लिए किए हैं और जाति के प्रति क्या इनका भाव था, क्या हम लोग को सिखाते हैं, क्या हम लोग को समझाते हैं, इनको बारे में जाने। और एक मैं बता देता हूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक कह सकते हैं एक पिछला वर्ग जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, अपने समय में जब ये थे बचपन अवस्था में, पढ़ के अवस्था में बहुत सी बुराइयां का सामना किए हैं, बहुत सी कठिनाइयां का सामना किए और हर प्रकार का संघर्ष भी किए, ये बहुत ही किए हैं। तब जाके आज इसने अपना नाम पूरे वर्ल्ड में कमाए हैं, पूरा दुनिया में इनका चर्चा है, इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते इनका बारे में। आप लोग का हिंदी किताब होगा तो पहला चैप्टर है, आप देख लीजिएगा। मैं इनको बारे में बारीकी रूप से लाइन बाय लाइन आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए जो इंपॉर्टेंट बातें रहेगा मैं आपको बता दूंगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, एग्जाम में देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। तो इनका जन्म याद रखना, जन्म कब हुआ, तो जन्म आपको बताया जा रहा है 14 अप्रैल 1800 कितना में 91 में, ठीक है, हुआ था। ठीक है,
इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहां हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। दलित उसे कहते हैं जो पिछला अत्यंत आता है जाति में, ठीक है, उन्हें कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा भीमराव अम्बेडकर जी किस परिवार से आते थे? तो दलित परिवार से। कौन सा परिवार से? दलित परिवार से। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, यानी पढ़ने में लिखने में सुपठित में बहुत ही अलग थे हमारे। ठीक है, कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा गए। बड़ौदा के बाद कहां गए? नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद कहां गए थे? बड़ौदा। नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा उच्चतर शिक्षा के लिए, मैंने हाई क्लास करने के लिए, हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहां पड़ती है? अमेरिका में पड़ती है, वहां गए थे। फिर वहां से लंदन गए। कहां गए हमारे लेखक? लंदन गए। अमेरिका से डायरेक्ट लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थाएं प्रस्तुत किए। संस्कृति का, धार्मिक, पौराणिक जितना भी था ऐतिहासिक सामाजिक चीजें, इसने अपना स्थापना प्रस्तुत की। समझ रहे हैं? चलिए आगे। आगे लिखता है इनका बारे में, सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधि वेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे फिरिए। अर्थशास्त्री यही रहे, समाजशास्त्री भीमराव अम्बेडकर जी रहे, विधि वेता यही रहे, शिक्षा के नाम से जाने जाने वाले हमारे भीमराव अम्बेडकर रहे। इसीलिए तो आज इनका गुणगान इसका गाया जाता है जब आता 14 अप्रैल, भीमराव जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। बड़ा ही अपना लाइफ में भी संघर्ष किए थे हमारे लेखक, कठिनाइयां से जूझे हैं। एक दलित परिवार को, हम लोग भी एक दलित परिवार है, मैं एक दलित परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं भी जानता हूँ कितना क्या है गरीबी, कितना रुलाती है और कितना सताती है, आप लोगों को पता है ये चीज। तो ये गरीब परिवार से भी थे हमारे लेखक। ठीक है, चलिए आगे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया। अपना देश में रहकर, भारत देश में रहकर वकालत भी किए, वकील का काम किए। चलो आगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा स्वदेश में हमारे भीमराव अम्बेडकर जी क्या किए थे? कुछ समय के लिए वकालत किए थे। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाए। समाज में क्या कह सकते, राजनीतिक में बहुत ही बेहद इनका दिमाग था। आगे निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। समझ गए? आगे देखिएगा, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन थे? पहला थे हमारा, 3 गो प्रेरक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। पहला व्यक्ति इनका था, बुद्ध से प्रेरक थे ये। इनका जो भी कुछ पूछना था, एडवाइस लेना था, यानी कि समझ रहे बात को, इसी के एक दोस्त के रूप में इनका थे। एक कबीर थे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के कितने प्रेरक थे? तो 3 प्रेरक थे। कौन कौन? तो बुद्ध था, एक कबीर था, तीसरा था हमारा ज्योतिबा फुले, ये थे। याद रखिएगा, ठीक है। 3 प्रेरक का नाम इनका याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और याद रखिएगा, भारत का संविधान का निर्माता कौन किए थे? भारत का संविधान का निर्माता कौन किए थे? हमारे भीमराव अम्बेडकर जी किए थे। निर्माता कौन है? निर्माता मतलब निर्माण करने वाला, बनाने वाला कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। भीमराव अम्बेडकर जी हैं। क्वेश्चन पूछता है यहां से, ठीक है।
महती भूमिका निभाई, यानी कि महान से महान भूमिका निभाए थे इसके अंदर। एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब हमारा आता है संविधान दिवस, जो गणतंत्र दिवस होती है हमारा रियल में, और इस दिनों हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं और उनका नाम लेकर हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। तो बहुत अपने लाइफ में मेहनत की हमारे लेखक। अगला है दिसंबर की महीना थी, है ना। दिसंबर 1956 में इनका निधन हो गया। निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? दिसंबर 1956 ईस्वी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बाबा साहब ने अनेक पुस्तिका लिखी, उनका प्रमुख रचनाएं एवं भाषण भी है। द कस्टमर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, क्वेश्चन पूछता है ये सब। ठीक है, कि द कस्टमर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसका लिखा हुआ पुस्तक है? तो बाबा साहब का। जेनिस एंड डेवलपमेंट किसका है? तो बाबा साहब का। द अनटचेबल्स किसका है? तो इन्हीं का। हु आर दे? इन्हीं का। तो क्वेश्चन करेगा हु आर दे किनका लिखा हुआ है? कहाँ कविता है पुस्तक? तो हमारे बाबा साहब का। हु आर सुदराज? इन्हीं का लिखा हुआ। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसका है? तो इन्हीं का। बुद्धा एंड हिज थमा किसका लिखा हुआ? तो बाबा साहब का ही लिखा हुआ। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस इन्हीं का लिखा हुआ। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू इन्हीं का लिखा हुआ है। विमेन एनी हेल्सन ऑफ कास्ट इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। इनका जो वाङ्मय है, इनका जो पुस्तिकाएं हैं, इनका 21 खंडों में क्या है? प्रकाशित किया गया। 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत पाठ जो कर रहे हैं हमारे लेखक जी, क्या कहना चाहते हैं इसके तहत हम सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद है। हम लोग जो पढ़ेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसमें जाति भेद का उच्छेद किया गया, चर्चा किया गया, किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया। ये जो हमारा भाषण है, सम्मेलन जो 1936 में जो सम्मेलन हो रहा था लाहौर, मतलब तोड़क मंडल में जाति पाति का, वहीं से कुछ अंश को, कुछ चीजों को उसने समझकर और बुझकर, हर चीज को पढ़कर ये अपना हिसाब से श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में हम लोग को समझाते हैं कि क्या है श्रम विभाजन जाति प्रथा। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थापित हो गया। यह पढ़ा न जा सका कि बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्रता पुस्तक का रूप दे दिया। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पुस्तक ही थी, वो एक श्रम विभाजन जाति प्रथा था। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार रहा, है ना, बरकरार रहा। जाति प्रथा पर मानवीयता, नर्सिंग, न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकारी प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधि वेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी कि भारत के जितने लोकतंत्र हो रहा है, जो भी लोगों के द्वारा शासन हो रहा है, ये अगर पढ़ता अत्यंत ये शिक्षाप्रद है, यानी कि शिक्षा के एक
आपको सिखाएगा कि इससे क्या शिक्षा मिल रही है, एक सीख मिलेगी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे कोशिश पढ़ने का, और जो पॉइंटेज रहेगी तो आपको याद रखिएगा। इनको बारे में हम बोल सकते हैं, इनका जन्म याद रखिएगा, इनका लेखक कौन था ये भी याद रखिएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, याद रखना बहुत जरूरी है। और ये श्रम विभाजन जाति प्रथा जो एक निबंध है, इनका जन्म याद रखिएगा। इनका प्रेरक का नाम 3 गो जो थे, बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले, इनका याद रखिएगा। भारत का संविधान निर्माता कौन थे, तो हमारा भीमराव अम्बेडकर जी थे। इनका निधन कब हुआ था और कहाँ हुआ था याद रखिएगा। इनका किताबों का नाम याद रखिएगा, जो पुस्तक लिखे हैं कई प्रकार के, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखे हैं, वो आप लोग सारा बुक का इनका नाम याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो यही यहां तक है इनका बात, जो आपको याद रखना बेहद जरूरी है। और ये भी याद रखिएगा, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, फिर उसके बाद वहां से कहाँ गए थे, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क से कहाँ फिर गए थे, इंग्लैंड गए थे, और कुछ समय तक हमारे भारत में ही रह के ही वकालत के भी काम किए हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। तो याद रखिएगा, आपको समझा दिया हूं, समझ चुके हैं। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए यह विडंबना की ही बात कि इस युग में भी जातिवाद का पोषक की कमी नहीं है। कह रहा यह विडंबना की बात है, विडंबना मतलब जो ये बातें लिखे हैं हमारा श्रम विभाजन जातिवाद था, ये विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ पर जातिवाद का कमी नहीं है, जातिवादी खूब है, देखा जाता जातिवादी अभी भी। सर जातिवादी क्या होता है, तो जातिवादी हम उसे कहते हैं जैसे अपना जात हो गया, हम हिंदू जात हो गए, है ना, तो हिंदू जात को ही जैसे कोई हमारे सरकार खड़ा हो रहे हैं इलेक्शन में, तो हम उसी को सपोर्ट करें और कोई का नहीं करें। भले हमारे जाति जो भी है, जैसा भी करेगा हम उसी को इलेक्शन जिताएंगे, तो होता जातिवाद। ठीक है, जातिवाद नहीं करना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसका पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, और कितना लोग इस चीज को लिए समर्थन भी करते हैं, जातिवाद को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कह रहे हैं कि आधुनिक जो सभ्य समाज है, आधुनिक समझते होंगे, जो आधुनिक के मतलब समझते होंगे जो चल रही है, जो अभी भी चल रही है, और जो प्राचीन होता है जो समय बीत गई हो। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यकता मानता है, जिसमें हमको कुशल है काम करना, जिसमें हमको दिल लगता है, मन लगता है, हम उसी को करना चाहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि आपको जहां दिल नहीं लगता था, दिमाग नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, उस तरह के काम दिया जाता था पहले, तो वैसा काम नहीं करने के लिए मन करता था। अब जहां दिल न लगे, जहां दिमाग न लगे, जहां मन न लगे, आपको वहां काम कराया जाएगा तो क्या करिएगा, नहीं करिएगा। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी यही कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज के अनुसार ही श्रम विभाजन की आवश्यकता है, अभी भी है, और अब हो गया ऐसा। अब क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले यही होता था ना कि अब इस जाति से है ना, तो उस जाति का ही काम कर सकते हैं, अलग जाति का काम नहीं कर सकते हैं। आप पंडित हैं तो पंडित यानी कि पूजा ही करा सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप दलित परिवार से जो भी कास्ट आते हैं, मांझी आते हैं, जो भी आते हैं, रविदास आते हैं, जो भी कास्ट से आते हैं आप बिलोंग करते हैं, वही काम कर सकते थे, अनदर काम नहीं कर सकते। ये बातें पहले थी, लेकिन अब ऐसा जब लिखे हमारे तो चीज को लिए प्रभावित किया। आगे, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति के अनुसार ही काम दिया जाता था। तो क्वेश्चन पूछेगा जाति प्रथा दूसरा क्या है प्रथा, उसका श्रम है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा, क्योंकि जाति के अनुसार काम दिया जाता था और जाति के हिसाब से सब चीज हो जाता था, तो अब जाति के अनुसार अगर काम देता था तो विभाजन ही हुआ ना श्रम।
ठीक है, तो ये हमारे लेखक नहीं चाहते थे। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसे तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले ली। आपत्तिजनक मतलब इंसल्ट होता है महसूस, सब इंसल्ट होता हम लोग का, एक अपमान व्यक्त होता है हम लोग को कि हम जी जाति से हम वही काम कर सकते हैं, अनदर हम काम नहीं कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भूखे मर जाए। पहले ये था नियम, पहले ये था जाति के अनुसार, ये था। तो इसी को भीमराव अम्बेडकर जिसको खत्म किए, समझ गए। चलिए आगे, आगे लिखते हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज को आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ये कह रहे हैं कि परंतु किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देखा जाए सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। लेकिन हम लोग में क्यों, हिंदू धर्म में क्यों ऐसा हो रहा? और भी देखा जाए सभ्य समाज तो सबका तो अलग है, लेकिन हम लोग का क्यों ऐसा हो रहा था? इसके लिए आवाज उठाए थे भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलो, भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है, यहां श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरों को अपेक्षा उच्च नीच भी करा देती है। समझ में आया? कहने का मेरा मतलब ये है कि ऊंचा नीचा का मतलब ये होता है कि आप हमसे अमीर हैं, आप हमसे ज्यादा गरीब हैं, तो गरीबों को कोई वैल्यू नहीं देता था, गरीबों को कोई वैल्यू नहीं देता था कि आप गरीब हो, आपको वहीं तक है जहां तक आप हो। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इस चीज कि हमारा श्रम विभाजन अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे को अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, ऊंचा नीचा भी इसमें दिखाई दे देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ये भारत में ही क्यों पाया जाता है? यही आवाज उठाया गया, ये पूरा विश्व में नहीं है उच्च नीच, ये ओनली फॉर भारत में, भारत देश में ऐसा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं। आगे जाति प्रथा को हम लोग श्रम विभाजन मान लिया जाते हैं तो यह भी स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक ही है हमारे लिए, ये अपने लिए नहीं है, ये अस्वाभाविक हो गया, स्वाभाविक नहीं हुआ, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। जो मनुष्य का अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है करना, वो नहीं करवा रहे हैं, अब दूसरा चीज करवा रहे हैं, तो क्या है आधारित? नहीं। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, तो जाति प्रथा जो श्रम विभाजन का नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमारे हिसाब से रुचि पर आधारित रहती है, रुचि के अनुसार काम कराया जाता है, तो हम लोग को दिल से, दिमाग से, मन से, तीनों से हम अपना काम बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं दिया। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। हम यहां तक ये करें, कुशल व्यक्ति मिलकर, सक्षम व्यक्ति, कि हमको जो कुशल काम है, जो हमारा रियल काम है, जो हम करने में सक्षम है, हमें वही दिया जाए, बल्कि वो नहीं दिया जाए जिसमें हमें मन न लगे, हमें दिमाग न लगे और हमें दिल न लगे। हमारे लेखक यही कहना चाह रहे हैं, रुचि के आधार पर काम नहीं मिलता था पहले, जो हमको रुचि होता था, जिसमें हमको काम मन लगता था करने में, वो हमें नहीं मिलता था, वो काम मिलता था जो हमें मन नहीं लगता था। आशा करता हूं सब लोग समझ रहे होंगे ढंग से। आगे लिखते हैं, सुनिएगा, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे एक मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे
के दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया था। सोच लो यहां तक क्या होता था कि जन्म होने से पहले ही अगर वो गर्भधारण में है तो उसको पहले से ही निर्धारित हो जाता था कि अगर ये बच्चा जन्म लेगा तो ये काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। पहले ये होता था। सोच लो कितना ऊंच नीच था, कितना जाति प्रथा के लेकर विडंबना चल रही थी। सोच लो आप लोग। जाति प्रथा पेशों को दोस्त पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा बांध देती है कि आप इस जाति में हो तो यही काम करो, आप पंडित हो ना तो पूजा करवाओ, ज्यादा हीरोपंती मत बनो, ठीक है, और ये इसी में काम करो, काम है तो करो नहीं तो मत करो, लेकिन दूसरा काम तुझे नहीं करने का परमिशन मिलेगा। वही काम करते करते खाओ पियो या तो नहीं कमाओ तो उसी मर जाओ, लेकिन दूसरा काम नहीं करना। ये जीवन भर का बंध गया था बंधन, इसको मुक्ति कराए हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। यही श्रम विभाजन जाति प्रथा। अब लेखक को क्या कहना इस पर, ये तो बता रहे कि ये चीज है पहले, आगे लिख रहे हैं, सुनते रहिएगा, एकदम आपको लगेगा भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण या भूखों मर न जाए। अगर हमारे काम रहे या न रहे उसी को करना है, और काम रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो हम काहे ना भूखे मर जाए, ये कबूल है। भूखे मर जाओ ये कबूल है, लेकिन तुमको दूसरा काम नहीं देंगे, याद रखिएगा। ये बोल रहे हैं आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, आधुनिक युग में कभी कभी आ जाती है सब चीजें देखने को, लेकिन मेरे हिसाब से अब उतना नहीं है जितना पहले था, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। और अगर हम पंडित हैं, अगर हम कुछ और जात हैं, ब्राह्मण जात, जो भी जात हैं, अगर उसमें काम नहीं रहेगा तो काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा रोटी दाल हमारे, तो दूसरा तो बदलना पड़ेगा ना, बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य का अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाए। समझ रहे बात को। अगर ठीक है हमारा काम नहीं मिल रहा, हम दूसरा काम करना चाहते हैं, उसमें क्या है व्यक्ति को ऐसा चुनने की अनुमति नहीं देती है, तो भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं, आप भूखे मर जाओ, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। समझ रहे हैं बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखिएगा सही विद्यार्थी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। ये कैसा में होता था, हिंदू में ज्यादा होता है, हिंदू धर्म में ऐसा ही था हमारा, बाकी सारे धर्म में सही था, हिंदू धर्म में ही था। प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती थी जो उसका पैतृक पैसा ना हो, भले वह उसमें प्रागत हो। इसी प्रकार के पैसा परिवर्तन के अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई, और इसी को देखते हुए एक भारत बना हुआ बेरोजगारी, रोजगार नहीं है बेरोजगारी और प्रत्यक्ष के कारण बना हुआ इसमें। अब देखो जिसको काम नहीं, अब हमारा जाति से जो है, हमारा जाति में काम नहीं है और मुझे काम दूसरा नहीं मिल रहा है, तो हम बेरोजगार तो हो जाएंगे, और बेरोजगार रहेंगे, कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो क्या होंगे, दुनिया तो चल बसेंगे। यही बात हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे श्रम विभाजन की दृष्टि भी जाति प्रथा भी गंभीर दोषों से शिकार। तो जाति के अनुसार श्रम
श्रम है तो जाति भी है। देखा जाए नजर से तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है, और इसमें कोई व्यक्तिगत पर्सनल नहीं कर सकता। भावना नहीं है, रुचि के तो कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है कि हमारा मन ये करता, हमको ये अच्छा लगता करना, हम ये करेंगे, कोई स्थान नहीं है। मनुष्य को आगे लिख रहा है कि इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निधान कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता वश करते हैं।